एक टेक, दो टेक करते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, सीन शूट होता है, तो रीटेक वो होता है जिसमें हम दोबारा से वही चीज दोबारा करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा नमस्ते संजय जी कैसे हैं आप, ये शायद मेरा फ्रेम कट गया या लाइट ठीक नहीं था, तो आप संजय जी बोलेंगे कि दोबारा करके देखो, तो मैं फिर लाइट वाइट चेक करके फ्रेम चेक करके बोलूंगी नमस्ते संजय जी कैसे हैं आप। तो इसको रीटेक कहते हैं, दोबारा करना। कोई नहीं, मुझे लगता है रीमेक्स नहीं करने चाहिए। और एक रीजन होता है कि वो क्लासिक्स माने जाते हैं। तो मुझ में तो हिम्मत नहीं है किसी भी क्लासिक को रीमेक करने की। हाँ, कोई अगर पुरानी फ्लॉप पिक्चर हो जो बहुत अच्छे से बनाई नहीं गई हो, लेकिन जिसका स्टोरी बड़ा प्यारा था, शायद मैं उसे रीमेक कर सकती हूँ कि ये से ठीक से पता नहीं। और रोमांटिक फिल्म में डांस नंबर्स मुझे बिल्कुल करने हैं, 100% करने हैं, और मुझे ग्लैमरस रोल्स बिल्कुल करने हैं। बिकॉज इसीलिए नहीं क्योंकि उसका कोई वैल्यू अटैच्ड है, इसीलिए क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे हर टाइप का रोल करना है। मुझे अगर मेहरूनिसा एज अ सेक्स वर्कर इंडिया लॉकडाउन में बनना है, तो मुझे लॉयर क्रिमिनल जस्टिस में भी बनना है, तो मुझे एक जर्नलिस्ट ताशकंद फाइल्स में भी बनना है, मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन जी5 के कॉमेडी कपल में भी बनना है, जो एक ग्लैमरस, सो कॉल्ड ग्लैमरस एंड सॉन्ग बैकग्राउंड रोमांटिक ये है। अब थोड़ा सा पर्सनल सवाल कि आप कब तक अकेले छुट्टियों में जाओगे? आई नो दी यार, प्लीज बोल दो ना, ये हेडलाइन कर दो, कब तक अकेली छुट्टियां। ये इस इंटरव्यू का हेडलाइन डाल। आई डोंट नो, बिल्कुल सिंगल हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे कोई वैसा जल्दबाजी नहीं है कि यार रिलेशनशिप करना है तो करना पड़ेगा। उस वैसा कुछ नहीं है। जब कोई लाइक माइंडेड मिले, कोई अच्छा मिले तो डेट करेंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं अपने काम के साथ, अपने सितार के प्रैक्टिस के साथ, अपने फिल्मों के साथ, पेंटिंग्स के साथ, किताबों के साथ बहुत खुश हूँ। आई हैव लवली फ्रेंड्स, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन पीपल, आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, आई एम अ वेरी सिक्योर पर्सन। तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है डिपेंड करने के लिए अपनी खुशियां, या बट हाँ आई वुड लव, अगर कभी कुछ हुआ, कोई ऐसा मिले कि एफर्टलेसली कोई लाइफ में जिक्सॉ पजल की तरह मैच कर जाए, तो बहुत बढ़िया। मैं तो फिर इस्तांबुल सिंगल नहीं जाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है श्वेता बसु प्रसाद, और उनसे जानेंगे कैसा रहा उनका ये पूरा साल 2022। स्वागत और शुभकामनाएं, क्योंकि आपने किया है ढेर सारा काम। थैंक यू सो मच संजय, थैंक यू सो मच। नव भारत टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, और मैं आशा करती हूँ कि सबका 2022 बहुत अच्छा गया हो और 2023 और भी बढ़िया जाए। चलिए, तो नमस्कार के साथ ही खबरें बताते हैं आपके बारे में कि इस साल एक तो आपने बहुत काम किया, शूट किया, रिलीज बहुत हुई आपकी, जी5 के साथ बहुत काम किया, ओटीटी उस पे आपने। तो जी कैसा रहा साल काम के, अगर उसमें देखें तो? देखिए, जी5 के साथ तो एक रिश्ता बड़ा गहरा है मेरा। मेरी ये 5वीं फिल्म है इंडिया लॉकडाउन जो जी5 पर है। इकबाल है जी5 पर, ताशकंद फाइल्स है जी5 पर, शुक्राणु है जी5 पर, फिर आपका उसके बाद कॉमेडी कपल आई थी, वो जी5 ओरिजिनल थी, और अब इंडिया लॉकडाउन जी5 ओरिजिनल है। तो जब 5 फिल्में किसी एक्टर का एक प्लेटफॉर्म के साथ होते हैं, तो कहते हैं कि रिश्ता अब कबूल कर लेना चाहिए। तो ये इट्स अ हेल्दी रिलेशनशिप विद जी5, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जोक सपाट कि बहुत ही अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस हमेशा से रहा है जी5 के साथ। ये साल हाँ जी बहुत काम हुआ। मैंने इस साल 6 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं एज एन एक्टर शूटिंग वाइज, और रिलीज 4 हुई हैं। और मुझे ऐसा लगता है ओटीटी के जमाने पर मैं बहुत ही लकी हूँ। इनफैक्ट हमारा पूरा जनरेशन काफी लकी है, क्योंकि ओटीटी की वजह से काफी काम हमें मिलता है, और मिल रहा है, और अच्छा काम मिल रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे कहानियां दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, जी5 के साथ 5 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हो गए हैं, और आगे और भी बातें चलती रहती है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है इनकी तरफ से। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस साल मैंने डायरेक्ट भी किया है कुछ, जो मैंने 4 साल पहले एक कहानी लिखी थी लॉकडाउन 2020 के लॉकडाउन के दौरान, उसका मैंने स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा। तो अपलॉज एंटरटेनमेंट ने उसे प्रोड्यूस किया है, और मैंने डायरेक्ट किया है। इसमें अनुपम खेर, जरीना वहाब, दानिश हुसैन है। इसका एडिट आरती बजाज ने किया है।
म्यूजिक की बात राम संपत से चल रही है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। ये साल बड़ा ही अच्छा गया एज एन एक्टर और एज अ क्रिएटिव पर्सन, और डायरेक्शन की तरफ रुझाव तो था। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी शास्त्रीय संगीत पर कॉलेज के बाद, लेकिन ये फिक्शन में पहली बार कदम रख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जी बात है, बहुत मतलब मेरे लिए पहला मौका होगा, पता नहीं मुझे पिछले इमेजिनेशन में याद नहीं आ रहा है कि मैं किसी इतनी यंग डायरेक्टर से मिल रहा हूँ। बहुत लोगों ने महिला डायरेक्टर रही हैं, बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन एक समय के बाद वो आई हैं। तो आप जी मल्टी टैलेंटेड हैं। मुझे बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा, कि इसका नाम क्या है? जी, इसका अभी वर्किंग टाइटल है रीटेक। जैसे हम फिल्मी लैंग्वेज में बोले, और शायद ऑडियंस को भी पता चलता है कि हम एक एक्टर्स एक टेक, दो टेक करते हैं, शॉट्स होते हैं, सीन शूट होता है, तो रीटेक वो होता है जिसमें हम दोबारा से वही चीज दोबारा करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा नमस्ते संजय जी कैसे हैं आप, ये शायद मेरा फ्रेम कट गया या लाइट ठीक नहीं था, तो आप संजय जी बोलेंगे कि दोबारा करके देखो, तो मैं फिर लाइट वाइट चेक करके फ्रेम चेक करके बोलूंगी नमस्ते संजय जी कैसे हैं आप। तो इसको रीटेक कहते हैं, दोबारा करना। तो मेरे किरदार, जो मेन किरदार है अनुपम खेर जी का कैरेक्टर, वो 80 के जमाने के एक अभिनेता थे, एक एक्टर थे, और अब वो इंडिया से बाहर रहते हैं। और ज्यादा तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन जैसा कि नाम का जैसे जो सुझाव है रीटेक, कि दोबारा मौका देना, एक बार फिर कोशिश करना। तो जो मेन रस है फिल्म का वही है। जी बहुत स्मार्ट हो आप, बहुत स्मार्ट हो, इसमें आपकी कहानी आपकी आपकी कहानी छुपी हुई है श्वेता इसमें। हाँ ये सबकी कहानी है। मुझे लगता हाँ। है कि हम सब ट्राई करके ना छोड़ देते हैं चीजें, कि यार ये नहीं हो रहा या मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा ये बहुत मानना है कि अगर आप 100% और अच्छी निष्ठा के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ और पूरी कोशिश के साथ जितनी बार कोशिश करेंगे, जितनी बार करने की कोशिश करेंगे, हाँ हाँ। वो शायद एक बार फेल होगा, दो बार फेल होगा, तीसरी बार, 10वीं बार शायद ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है खुद को एक बार और मौका हमेशा देना चाहिए हम सबको, चाहे वो फिल्मी तौर पर एज एन एक्टर कहें कि हाँ ये रोने का सीन था या हंसने का सीन था, और लगे कि हाँ थोड़ा सा चूक गया, शायद इससे बेटर हो सकता है, तो हम दोबारा ट्राई करते हैं। लाइफ में भी लगता है यार ये थोड़ा सा चूक गया, इसको दोबारा करना चाहिए। मुझे लगता है दोबारा हमेशा कोशिश करनी चाहिए, अगर आपकी उसमें, इफ यू रियली बिलीव इन इट, आपको दोबारा करना चाहिए। इनफैक्ट ये मेरी पेंटिंग्स हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे सारे पेंटिंग्स, और मैं कई बार अपने कैनवस पे ही दोबारा से शुरू कर देती हूँ, कि अगर कोई पेंटिंग ठीक ना लगी तो मैं कैनवस नहीं फेंकती, मैं उस पर फिर से सफेद रंग लगाकर उसको फ्रेश बना देती हूँ, और उसके बाद दोबारा पेंटिंग शुरू करती हूँ। तो क्या इट्स बात ओके। है, क्या बात है। तो मुझे बताइए अनुपम खेर से तो आपकी दोस्ती पहले ही हो चुकी थी, अभी और गाढ़ी हो गई होगी, अब उनको आपने निर्देशित किया है, कैसा मतलब उनका रिएक्शन था? आपको एक स्टूडेंट की तरह भी देखा है, एक एक्टर की तरह, साथी कलाकार की देखा, अब एक डायरेक्टर की तरह देखा है उन्होंने, कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा रहा। मैं पहली बार अनुपम जी से मिली थी ताशकंद फाइल्स के रिलीज के बाद, उन्होंने मेरे परफॉर्मेंस के बारे में ट्वीट किया था, और उनसे मैं सक्सेस पार्टी में भी मिली थी। और उसके बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने 2020 के लॉकडाउन के दौरान ना अपने इंस्टाग्राम पे एक ब्लॉग सीरीज शुरू किया था, एक्टर्स ऑन एक्टर, जो हॉलीवुड का एक पॉपुलर शो है, स्पिन ऑफ ऑन दैट, कि मैं एक एक्टर कलाकार को बुलाऊंगी अपने शो में, और उनके फेवरेट एक्टर्स और परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगी। तो अनुपम साहब, खेर साहब, और मैंने दिलीप कुमार साहब की बातें की थी, उनकी 2 फिल्मों के बारे में। तो तब हमारी दोस्ती और थोड़ी सी जान पहचान, या तो कह सकते हैं, अच्छी हुई। और फिर पिछले साल मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजी, उनको बहुत अच्छी लगी, और फिर मैंने समीर नायर जो निर्माता है अपलॉज में, उनको मैंने बताया कि खेर साहब रेडी है, अपलॉज रेडी हुआ, तो ऐसे बना। और जब आप पहली बार डायरेक्ट कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने मेरा काम एज एन एक्टर देखा है, लेकिन काफी नर्वसनेस होती है एक नए डायरेक्टर को, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल एक्टर हैं, और सेट पर उनके साथ उनका माहौल वो इतना प्यारा बनाते हैं कि हमारे सेट पर सारे हम यंग लोग थे, लाइक मेरे सारे एडीज जो भी हम टीम में थे, एक्सेप्ट द सिनेमेटोग्राफर, उन्होंने उनके साथ काम किया था, उदय सिंह मोहिते, उन्होंने काम किया हुआ था खेर साहब के साथ। ऑल ऑफ अस वो वेरी न्यू, बट वो बहुत ही अकोमोडेटिंग थे, बिल्कुल इजी टू वर्क थे। इनफैक्ट उनकी सीनियोरिटी को देखकर मैं कहूंगी कि उन्होंने ओवर कॉम्पनसेट किया है, और शायद उनको हमारी स्क्रिप्ट और हमारा टीम अच्छा लगा, जो उन्होंने इतना प्यार से, इतना सपोर्ट देकर काम किया। इनफैक्ट उसके बाद उन्होंने मुझे अनुपम खेर एकेडमी में उनकी टीम ने बुलाया भी, मैंने एक गेस्ट लेक्चरर के रूप में मैं गई भी थी, उनके स्टूडेंट्स को एक
एक्टिंग और सिनेमा के बारे में लेक्चर देने के लिए, जो मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि मैं तो खुद सीख रही हूँ। मैं खुद नए नए प्रोजेक्ट से नए लोगों से मिलती हूँ तो खुद सीख लेती हूँ। लेकिन जो भी मुझे कभी मैं फिल्म स्कूल नहीं गई हूँ, कभी मैंने थिएटर नहीं किया है, एक्टिंग स्कूल नहीं गई थी, लेकिन जो भी सीख पाती हूँ, जो भी मैंने लाइफ से और अपने किरदारों से, टीम से सीखा है, मैंने वो दो चार बातें स्टूडेंट्स को बताए, और उन्होंने पता नहीं क्या सीखा, मैंने तो बहुत कुछ उनसे सीखा। जी। क्या बात है। तो मुझे बताइए, रीटेक पे थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि आपकी फिल्म का टाइटल है। जी। कभी रीटेक को लेकर कोई ऐसा सेट पर वो हुआ हो, आप किसी का नाम नहीं ले सकती, कोई सीनियर एक्टर होंगे या ऐसे, और आपको स्टोरी कभी नहीं भूलती क्योंकि आपको लगा था कि ये 1 टेक या 2 टेक में हो जाएगा, लेकिन आपको तब अचरज हुआ कितना बड़ा स्टार या एक्टर इतने टेक लेते हैं? एक्चुअली आपको पता है, कैन आई टेल समथिंग संजय जी, ऑनेस्टली पता है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं किसी भी एक्टर के साथ काम किया हो जो, देखिए टेक्स लेना प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। ये ना इंडस्ट्री का या तो मीडिया का बना बनाया एक हवा है कि वन टेक में एक्टर जो काम करता है वो बहुत बढ़िया है। बहुत बार वन टेक में जो अच्छा निकल जाता है, जो एकदम फ्रेश परफॉर्मेंस होता है, स्पेशली जो रोने या हंसने का सीन, जो एक्सट्रीम इमोशन, एक्सट्रीम रस हम जिसे कहते हैं, शायद वो 1 या 2 टेक में हो सकता है, क्योंकि उसको रिपीट करना रोने को शायद पॉसिबल ना हो। लेकिन पता है, जितनी बार आप, जितना रिहर्सल्स या जितने टेक्स के साथ आप देखेंगे, कई एक्टर्स निखरते हैं। और मैंने, ये एक तरह के कलाकार होते हैं, एक दूसरे कलाकार होते हैं जो लाइनें भूल जाते हैं और जो समझ नहीं पा रहे और उस वजह से रीटेक होते हैं। लकीली मैं वैसे एक्टर्स के साथ कभी काम नहीं किया है। मेरी पहली फिल्म शबाना जी के साथ थी मकड़ी, फिर इकबाल में गिरीश कर्नाड और नसीरुद्दीन शाह, जो खुद थिएटर के डायरेक्टर्स भी हैं, फिल्में भी बनाई हैं। फिर ताशकंद फाइल्स में भी बहुत ही अच्छे कलाकार थे सारे। फिर पंकज जी थे अभी क्रिमिनल जस्टिस में, नवाज थे सीरियस मैन में। इनफैक्ट नवाज के साथ मैं एक सीन करी थी सीरियस मैन में, जहाँ वो और मैं ना गाड़ी में जा रहे, और नवाज और मैं साथ साथ अगल बगल बैठे हैं गाड़ी में, और मैं रीडेवलपमेंट का जो एरिया था जिसके ऊपर वो सीन था, उसके ऊपर मैं कुछ बोल रही हूँ। और मुझे याद है सनसेट का टाइम था, और बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था। लेकिन मैंने, सुधीर मिश्रा जी हमारे निर्देशक थे, मैंने बोला सुधीर जी एक और टेक करना है मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं इससे बेटर कर सकती हूँ। और वो एकदम सनडाउन का टाइम था, तो उन्होंने थोड़ा लाइट वाइट लगा के, आई एम सो ग्लैड कि ऐसे डायरेक्टर हैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और नवाज ने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं एक और, अगर तुम्हें लगता है, तुम्हारा सीन है भाई, तुम्हारा डायलॉग है, तुम्हें लगता है कि इससे अच्छा हो सकता है तो बिल्कुल करो। तो और फिर जो मैंने किया ना, वो सुधीर जी को भी अच्छा लगा, नवाज ने कहा हाँ सुनने में भी बेटर लग रहा था, और एज एन आर्टिस्ट मुझे भी अच्छा लगा। तो मुझे हमेशा लगता है कि वो दोबारा एक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सिनेमा इतना परमानेंट मीडियम है ना, आप उसको, इट्स नॉट लाइक थिएटर की यार अगले शो में हम शायद और निखार और बेहतर कर पाएंगे। सिनेमा इज इतना टेम्पररी पीरियड होता हमारे शूट का, लेकिन इतना परमानेंट मीडियम है देखा जाए तो। लेकिन जो सवाल था आपका, एक्टर्स ऐसे मुझे कोई नहीं मिले हैं आज तक थैंकफुली, जो मतलब अपनी गलतियों की वजह से रीटेक्स किए हो, ऐसे मुझे कोई नहीं मिले। क्या बात है। अगर आपको एक डायरेक्टर के तौर पर किसी फिल्म का रीमेक करना हो, किसी बॉलीवुड फिल्म का, वो कौन सी फिल्म होगी श्वेता? कोई नहीं, मुझे लगता है रीमेक्स नहीं करने चाहिए। और एक रीजन होता है कि वो क्लासिक्स माने जाते हैं, तो मुझ में तो हिम्मत नहीं है किसी भी क्लासिक को रीमेक करने की। हाँ, कोई अगर पुरानी फ्लॉप पिक्चर हो जो बहुत अच्छे से बनाई नहीं गई हो, लेकिन जिसका स्टोरी बड़ा प्यारा था, शायद मैं उसे रीमेक कर सकती हूँ कि ये से ठीक से, पता नहीं मैंने वैसे सोचा नहीं है। और मुझे एक्चुअली पता है संजय जी, मैं एक्टिंग पर ही ध्यान देना चाहती हूँ। और अभी मैंने रीटेक सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, अभी जो एडिट हमने लॉक किया है वो 25-26 मिनट की आ रही है, आपको मैं जरूर जल्द से जल्द दिखाऊंगी। और बाकी मैं कहानी तभी कुछ कहना चाहूंगी जब मुझे लगे कि हाँ ये कहानी मुझे कहनी है। वरना मैं डायरेक्शन को, ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई करियर स्विच कर रही हूँ या मुझे एक नया मीडियम मिल गया है नए करियर के हिसाब से, वैसा कुछ। मैं तो बचपन से कहानियां, पोइट्रीज लिखती आ रही हूँ, मुझे लिखना बहुत पसंद है। लेकिन एज ए निर्देशक, एज ए डायरेक्टर, मुझे नहीं लगता कि मैं रीमेक कर पाऊंगी, नॉट क्लासिक्स एटलीस्ट। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है क्लासिक्स को छूने की, बिल्कुल नहीं। क्या बात है। तो अब तक हम सिर्फ रीटेक की बात की हमने, जिसमें कि एक काम शूट कर लिया है, बना लिया और आएगा। जी। इसके अलावा एक एक्टर के तौर पर क्या क्या चीज शूट की है जिसके बारे में आप बता सकती हैं नाम लेकर, या नंबर्स ठीक बता है। सकती हैं? जी। मैंने ना पिछले साल एक एंथोलॉजी शूट की थी,
कलकत्ता में जो एक बंगाली डायरेक्टर है शीलादित्य मल्लिक, उन्होंने शूट की थी। बड़ी इंटरेस्टिंग थीम थी उसकी। इट वाज अबाउट फूड के थीम पर थी, बट डार्क स्पेस पर थी। लेकिन वो पिछले साल मार्च में शूट किया था, 2021 में। उसका पोस्ट शायद अभी तक चल रहा है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। इस साल मैंने शूट की है अपलॉज के साथ ही एक एंथोलॉजी विच इज ऑन मेंटल हेल्थ। तो उसके बारे में मुझे पता नहीं कि मैं आई एम अलाउड टू स्पीक अबाउट इट और नॉट। तो ये एक एंथोलॉजी है। फिर अगले साल शायद मेरी पहली रिलीज होगी विक्रमादित्य मोटवानी की जुबली, जो Amazon प्राइम पर आएगी, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद आएगी अमृत राज के उन्होंने डायरेक्ट की है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, जो राम संपत और पुनीत कृष्णा ने प्रोड्यूस की है। ही इज द राइटर एंड शो रनर ऑल्सो, पुनीत जी। जो उन्होंने मिर्जापुर में ही वाज पार्ट ऑफ द क्रिएटिव टीम एंड ही रोट इट, को रोट इट। तो दैट्स इट, मानव कौल एंड तिलोत्तमा शोम। तो वो आएगी, वो नेटफ्लिक्स पर है, शायद वो दूसरी रिलीज होगी। और अभी मैंने एक शो खत्म की है, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू टॉक अबाउट इट, तो वो होगा। और बाकी अब नए साल में नया कुछ करेंगे, बातें चल रही हैं, ऑडिशंस चल रहे हैं। मुझे ऑडिशंस बड़ा मजा आता है, क्योंकि ना आपको किरदार का आग पता है, ना कैरेक्टर का आग पता है। आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है और आपको एज एन एक्टर समझ कर उसको, मेरा तो मतलब एज एन एक्टर वही प्रैक्टिस है ना, वरना राइटर्स लिख सकते हैं, जर्नलिस्ट कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ इंटरव्यू कर सकते हैं। एक्टर्स या तो काम करते हैं या तो कुछ नहीं करते। तो मेरे लिए ऑडिशन जैसे जिम जाना होता है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, वैसे मेरे लिए मेरे क्राफ्ट का एक्सरसाइज होता है ऑडिशन। जी, क्या बात है। अच्छा देखिए, आप अच्छा काम कर रही हैं। आपकी फिल्में, जिस फिल्म में आप हाँ कहती हैं और फिल्म हम देखते हैं, उसमें वजन बढ़ जाता है। नहीं मैं ऐसा बोलता हूँ कि बहुत छोटी सी पुड़िया में बड़ा धमाका है, ऐसा मैं आपको कहता हूँ। सब कुछ आता है आपको। इसके अलावा सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए है कि मैं समझना भी चाहता हूँ आपका एक अलग तरह की फिल्मों में और एक अलग तरह का आप के लोगों के साथ काम कर रही हैं, जो बहुत मीनिंगफुल है। इसके अलावा कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं, चूंकि ऐसा कहा भी जाता है, ये सवाल पूछते समय मैं हिचकिचा भी रहा हूँ कि पता नहीं इसको आप कैसे लेंगी, कि लोग कहते हैं यशराज की फिल्मों में हीरोइन बनना, शिफॉन की साड़ी पहनना, हालांकि अब वो चेंज भी हुआ है, धर्मा प्रोडक्शन में जाना, मतलब क्यों, ये थोड़ा कमर्शियल फिल्म होती है जहाँ पे आपका मन कभी करता है, आप कभी अंदर से सोचती हो, और क्या आपने कभी मतलब ट्राई किया है, नॉक किया है? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब था। जैसे आपने कहा कि शिफॉन की साड़ियां पहनना, फिर आपने तुरंत कहा कि अब तो वो बदल चुका है। आपके सवाल में ही उसका जवाब था कि बिल्कुल, देखिए टाइम के साथ चलना पड़ता है। और इस वक्त जैसा काम लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा, मैं मानना चाहूंगी कि मैं वैसा काम कर रही हूँ। क्योंकि ऑडियंस ऑडियंस होती है, चाहे वो थिएटर में बैठी हो या घर पे बैठी हो या दुनिया के किसी भी कोने पर हो, वो जिस भी माध्यम से मेरे काम को देख रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स, हम पूरे जनरेशन बॉलीवुड पे बड़े हुए हैं, करिश्मा कपूर गोविंदा के गाने सुनकर, तो वो तो बिल्कुल मन करता है, हम आज भी पार्टीज में वही गाने लगाते हैं, डांस करते हैं। और बिल्कुल खटखटाया है, 100% खटखटाया है। मैं काफी सालों से ऑडिशंस दे रही हूँ, मीटिंग्स कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मौका, देखिए जब से मैंने एक्टिंग शुरू की है इन द राइट सेंस ऑफ इट, मैंने एक टीवी शो किया था 2016-17 में। और उसके बाद में तुरंत जब फिल्में की, तब मैंने ताशकंद फाइल्स किया था, जो एक मेन लीड के हिसाब से था, जो एक प्रोटैगनिस्ट जिसको आप बोल सकते हैं फिल्म में, वैसा था। तो और उसके बाद मुझे अच्छा काम मिला है। अगर आपके बोलने का मतलब ये है कि रोमांटिक फिल्म जहाँ हीरो हीरोइन होते हैं, गाने होते हैं, मैंने वैसा भी काम किया। अगर आप शुक्राणु देखे, जो देवेंदु के साथ था, उसमें गाने भी थे, रोमांटिक एंगल भी था। कॉमेडी कपल जो साकिब सलीम के साथ था, Z5 की ओरिजिनल फिल्म, उसके गाने बहुत प्यारे थे, एल्बम बहुत प्यारा था। हाँ, लेकिन फर्क ये है कि ओटीटी के लिए थे, बड़े पर्दे के लिए नहीं थे। बट आई थिंक इट्स टू सून टू से, क्योंकि अभी बस 2 ही 3 साल हुए हैं कि मैंने बिल्कुल फुल रफ्तार में काम करना शुरू कर दिया है। और रोमांटिक फिल्म में डांस नंबर्स मुझे बिल्कुल करने हैं, 100% करने हैं। और मुझे ग्लैमरस रोल्स बिल्कुल करने हैं, बिकॉज इसीलिए नहीं क्योंकि उसका कोई वैल्यू अटैच्ड है, इसीलिए क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे हर टाइप का रोल करना है। मुझे अगर मेहरूनिसा एज अ सेक्स वर्कर इंडिया लॉकडाउन में बनना है, तो मुझे लॉयर क्रिमिनल जस्टिस में भी बनना है, तो मुझे एक जर्नलिस्ट ताशकंद फाइल्स में भी बनना है, मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडियन Z5 के कॉमेडी कपल में भी बनना है, जो एक ग्लैमरस, सो कॉल्ड ग्लैमरस एंड सॉन्ग बैकग्राउंड रोमांटिक ये है।
तो अगर मुझे आगे कोई ऐसी फिल्म मिले जो इन योर सेंस कमर्शियल हो और बड़े पर्दे पर आए और जहां पर मैं डांस करूं बादशाह के गानों में, बिल्कुल। हाँ, मेरी मेरी राजी है। संजय, करवा दो यार प्लीज, कहीं चला दो बात। अच्छा ये बताओ, मैं यही समझना चाहता हूँ कि श्वेता की मुलाकात क्या करण जौहर से या आदित्य चोपड़ा से आसानी से हो पाती कि अभी तक हुई नहीं है? आई हैव मेट करण जौहर। मैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया में मैंने एक किरदार निभाया था, तो उसके फिल्मिंग के दौरान, और बहुत पहले जब इकबाल फिल्म रिलीज हुई थी 2005 में, तब अवार्ड सेरेमनीज में सोशली मिली हूँ, बट सिर्फ वैसे। आदित्य चोपड़ा से मैं कभी नहीं मिली। उनके पिताजी यश चोपड़ा साहब से मैं कई बार मिल चुकी हूँ और उन्होंने हमेशा बहुत प्यार से मिलते थे। इनफैक्ट मैं एक बार मिली थी, उन्होंने कहा भी था कि हम साथ काम करेंगे। आई थिंक इट्स अ वे ऑफ एल्डर्स ऐसे बात करते हैं कि आपका काम अच्छा लगता है, हम साथ में काम करेंगे, वैसा। बट उन्होंने वो ऑफ कोर्स आई एम श्योर मीन ही किया होगा, लेकिन उन from somebody like Yash Chopra to even say that, I think is a very very big thing। और ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैं 13-14 साल की थी। उन्होंने इकबाल देखी थी और हम मॉरिशस गए थे जी सिने अवार्ड के लिए, तो पामिला जी भी थी उनकी वाइफ, और मैं अपनी मम्मी के साथ ट्रैवल कर रही थी। तो आई थिंक अवार्ड सेरेमनी के बाद जो पार्टी थी वहां पर ये बात हुई थी। लाइक दैट, यस। अच्छा, एक हीरो बॉलीवुड का, लाइक लोग बोलते हैं कि मैं रणवीर के साथ पर्दे पर रोमांस करूं, या कोई कहता है रणवीर सिंह के साथ करूं, ऐसा ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी है? सारे सारे रणवीर रणवीर राजकुमार राव, आपका आयुष्मान खुराना। आई एम वर्किंग विद आयुष्मान ब्रदर अपार राइट नाउ। उनके ऑपोजिट हूँ मैं जुबली में, विक्रम मोटवानी के सीरीज में। लेकिन या ऑल ऑफ देम आई वुड लव टू बी कास्ट ऑपोजिट ऑल ऑफ देम। इन सबके साथ में, चाहे रोमांटिक हो या चाहे जैसा भी किरदार हो, बट आई लव टू वर्क विद ऑल ऑफ देम। तो आपने काम की बात हमने बहुत कर ली, हम थोड़ी छुट्टियों की बात करते हैं। मुझे बताइए आपकी छुट्टियां हाँ, कैसी रही इस 2022 में, कितनी मनाई, कहाँ कहाँ गई, और सबसे बड़ी छुट्टी कौन सी थी? मैंने इस साल की शुरुआत ही की थी छुट्टी के साथ। मैंने विक्रम मोटवानी की जुबली का शूट कंप्लीट किया था 2021 दिसंबर में, और शूट खत्म करने के अगले दिन मैं फुर हो गई थी केरला। मैं गई थी कोची, फोर्ट कोची रहने, और वहां पर मैं कुछ 10 दिनों के लिए रही बैक वाटर्स में। फोर्ट कोची बहुत प्यारी जगह है कोची, बहुत सुंदर। वहां पर बहुत अच्छे एग्जीबिशंस लगते हैं, आर्ट एग्जीबिशन, आर्टिस्ट आते हैं कई सारे। आपको पता है संजय जी, मेरा वहीं पर ही इंटरेस्ट होता है जहां पर थोड़े आर्टिस्ट कम्युनिटी, सिंपल से लोग आते जाते हैं। बहुत प्यारा खाना मिलता है केरला में, और शांत माहौल था। कोई पार्टी वार्टी नहीं की हमने, एकदम शांति में थे। मैंने इनफैक्ट कथकली परफॉर्मेंस देखा, मोहिनीअट्टम परफॉर्मेंस देखा। ये शास्त्रीय डांस है फॉर्म्स हमारे देश के। तो ये थी पहली छुट्टी। फिर मैंने त्रिभुवन मिश्रा खत्म करते ही फिर अगले दिन मैं भाग गई। तो जिस दिन मेरा प्रोजेक्ट खत्म होता है उसके 2-3 दिन के बाद मैं पुर हो जाती हूँ खुद को खाली करने के लिए, क्योंकि वो किरदार जो है वो जगह बना लेता है ना, पोजेस कर देता है। तो उसको थोड़ा खाली करने के लिए मैं चली गई थी इस्तांबुल। मेरे काफी साल से मेरा मन था टर्की जाने का, तो अकेले गई थी। और टर्की के एक राइटर हैं, उनका नाम है उरहान पमुक। ही इज अ टर्किश नॉवलिस्ट। उनकी मैंने कई नॉवेल्स, कई बुक्स पढ़े थे, और उनके बुक्स के द्वारा मैंने टर्की को, इस्तांबुल को काफी जाना था, उस शहर को, उसकी पॉलिटिक्स को, उसकी हिस्ट्री को। तो मैंने वहां जाकर उन किताबों में जो भी जगह मेंशन थी, उन कैफेज में मैं बैठती थी। वहां बैठ के मैं सारा सारा दिन स्केचिंग करती थी, फोन ऑफ रखती थी और किताबें पढ़ती थी। वहां लोकल आर्टिस्ट कम्युनिटी, पोएट्स, उनसे मिलती थी, बातें करती थी, लाइफ ऑब्जर्व किया। और ये लंबी छुट्टी थी, कुछ 15 दिन के लिए अकेले गई थी, सिर्फ एक शहर इस्तांबुल में रुकी थी, और फिर वापस मुंबई आ गई। और फिर तो गोवा में आपसे मुलाकात हुई थी इसी के दौरान। वो छुट्टी थी, हाँ। वो कितने दिन थी छुट्टी आप? बन गई है। वहां मैं थी, 10 दिन थी मैं। तो हाँ। वहां पर मैं गई थी इंडिया लॉकडाउन के प्रीमियर के लिए, और फिर एक दिन हमें दिल्ली जाना था प्रमोशंस के लिए, तो मैं गोवा से ही दिल्ली गई और फिर दिल्ली से गोवा वापस आ गई। तो वहां पर तो हमारी बात ही हुई थी संजय जी। और वहां पर भी मेरा वो थोड़ा फिल्म स्टूडेंट वाला छुट्टी था, क्योंकि सुबह उठते थे, ऑन द वे कैफे से सैंडविच या बर्गर साथ में कॉफी लेकर पहुंचते थे, जो आइनॉक्स से जहां पर आपसे मुलाकात हुई थी। वहां पर सुबह सुबह देखते थे पैनल डिस्कशन या कोई सिनेमा के ऊपर जो बातें करने लोग आते थे। तो एक दिन ए श्रीकर प्रसाद जी का था एडिटिंग के ऊपर, एक दिन अनिल मेहता साहब का था सिनेमाटोग्राफी के ऊपर,
एक दिन लव रंजन, कबीर खान और इन लोगों का पैनल डिस्कशन था फिल्म बिजनेस और इसके ऊपर। तो सबसे लेकिन बढ़िया था शेखर कपूर और ए आर रहमान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इन साइंस इन फिल्म मेकिंग। तो उसके ऊपर रहमान साहब ने एक फिल्म भी बनाई है और कुछ वो लोग इनोवेट कर रहे हैं। इट वाज ब्यूटीफुल। आई मीन मेरे दोस्त हैं जो कई डिजिटल आर्टिस्ट हैं जो एनएफटी वगैरह से भी जुड़े हुए हैं, और वो ऑनलाइन आर्टिफिशियल एआई में काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन वो पैनल डिस्कशन बहुत ही हेल्दी था, बहुत अच्छा था। तो ऐसे कुछ पैनल डिस्कशन से शुरू कर रही थी और फिर 3-4 फिल्में देखती थी, और वहां पर सारे मूवी बफ, सारे हाँ, फिल्मी लोग, मतलब फिल्मी लोग नहीं थे एक्चुअली, फिल्म को प्यार करने वाले लोग। यानी दोनों में बड़ा बड़ा फर्क है। तो वो भी गोवा। एक वो हाँ। हाँ, वो फिल्म वाली छुट्टी थी। और गोवा तो गोवा है। एक्चुअली मैं सच बताऊं, मुझे सांस लेने का वक्त नहीं था, लेकिन इतना मजा आ रहा था जैसे मैं किसी छुट्टी पर आया हूँ, और मुझे बहुत एक एक मिनट मुझे बहुत सेम कीमती। हाँ। सेम 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 जी। हम्म। अच्छा देखो, ये अब थोड़ा सा पर्सनल सवाल कि आप कब तक अकेले छुट्टियों में जाओगे? आई नो दी यार, प्लीज बोल दो ना, ये हेडलाइन कर दो, कब तक अकेली छुट्टियां। ये इस इंटरव्यू का हेडलाइन था। आई डोंट नो। बिल्कुल सिंगल हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे कोई वैसा जल्दबाजी नहीं है कि यार रिलेशनशिप करना है तो करना पड़ेगा। उस वैसा कुछ नहीं है। जब कोई लाइक माइंडेड मिले, कोई अच्छा मिले तो डेट करेंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं अपने काम के साथ, अपने सितार के प्रैक्टिस के साथ, अपने फिल्मों के साथ, पेंटिंग्स के साथ, किताबों के साथ बहुत खुश हूँ। आई हैव लवली फ्रेंड्स, और मुझे फैमिली के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है, मुझे अकेले वक्त गुजारना बहुत पसंद है। मैं बिल्कुल वैसी नहीं अरे हूँ कि मैं सिंगल रह जाओगे, ऐसे मत बोलो। तो कोई मुझे उसमें भी कोई तकलीफ नहीं, अगर मैं सिंगल रह गई तो सीरियसली कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे अकेले वक्त गुजारना बहुत पसंद है। आई एम नॉट द काइंड जो, अगर 3-4 दिन मैं घर पे अकेली रह गई तो मुझे ये नहीं होता है कि यार अब मैं क्या करूं, लोगों से मिलना पड़ेगा। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन पीपल, आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, आई एम अ वेरी सिक्योर पर्सन। तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है डिपेंड करने के लिए अपनी खुशियां, या बट हाँ आई वुड लव, अगर कभी कुछ हुआ, कोई ऐसा मिले कि एफर्टलेसली कोई लाइफ में जिक्सॉ पजल की तरह मैच कर जाए, तो बहुत बढ़िया। मैं तो फिर इस्तांबुल सिंगल नहीं जाऊंगी। तो आसानी से अगर कोई आपको मैच कर जाता है तब आप चुनाव करेंगी। हाँ, ठीक है। देखा जाएगा अगर हाँ। कोई मिले तो। हाँ, और कोई जल्दबाजी नहीं है, सिंगल रहने के लिए भी तैयार है। ठीक है। एब्सोल्युटली। मुझे खाने के बारे में बताओ, आपको क्या खाना बनाना आता है, क्या खाना पसंद है, कौन सा कुजीन आप सबसे ज्यादा फेवरेट है, कैसा खाने को लेकर क्या? देखिए, मैं दाल चावल वाली लड़की हूँ। मुझे दही। दाल चावल, यार दाल चावल जिंदाबाद। मुझे दाल चावल से प्यारा कुछ भी नहीं लगता है। दाल चावल, उसके साथ जो भी सब्जी हो या जो भी उसके साथ बना हुआ हो, पापड़ अचार थोड़ी दही, बस घी। मुझे घी बहुत पसंद है। तो घर मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, और मुझे खाना बनाने से मतलब है कि मैं वेजिटेबल्स कटिंग भी करती हूँ और बर्तन धो के भी सुखा के रख देती हूँ। पूरा प्रोसेस बहुत पसंद है। और मैं म्यूजिक के साथ खाना बनाती हूँ, तो रेडियो पे या तो पुराने हिंदी गानों के साथ मैं प्रेफरेबली खाना बनाती हूँ। और हिंदुस्तानी खाना ज्यादातर बनाती हूँ, बंगाली, महाराष्ट्रियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, वेज, नॉन वेज। इनफैक्ट गोवन फूड बहुत अच्छा बनाती हूँ। और पालक पनीर बहुत अच्छा बनाती हूँ, पालक चिकन बहुत अच्छा बनाती हूँ। बंगाली फिश करी, वेजिटेबल्स जो मुझे वेज फूड बहुत पसंद है, तो काफी बहुत सारी सब्जियां मुझे पसंद है। थाई अच्छा बना लेती हूँ। और बाकी तो यूट्यूब पे जो, अगर कुछ मन किया तो कुछ देखकर सीख लिया, तो वैसा भी मैं कुछ रेसिपीज देखती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ। घर में अच्छा दही जमाती हूँ, दही मेरे बहुत अच्छे बनते हैं। और पनीर आज तक ट्राई नहीं किया है। मीठे में मैं गाजर का हलवा, और मेरी मम्मी ने मुझे नारियल और गुड़ की एक एक लड्डू आता है जो हम मोदक में भी डालते हैं, महाराष्ट्रियंस, और बंगाली में भी एक डिश है जिसका नाम है पाटीशाप्टा, जो बेसिकली राइस फ्लावर जो होता है उसको डोसा की तरह, पैनकेक की तरह, और उसके अंदर नारियल और गुड़ जो घी में थोड़ा आप उसमें बादाम वगैरह डाल के वो पैक करके पैनकेक की तरह बनाते हैं। तो
ये थोड़ी बहुत चीजें आती है, बाकी सैलड, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच तो है ही, वो तो हो ही जाता है। ये इंटरव्यू का ये हिस्सा अगर कोई देखेगा ना तो उसको जोर से भूख लगेगी यार, मुझे बहुत जोर से भूख लग गई। अच्छा, केरला जब आप जाती है तो वहां का कौन सा फूड आपको कभी कुछ सीखा कैसे वहां पे? मुझे वहाँ की एक डिश है फिश मॉली, विच इज फिश कुक्ड इन कोकोनट मिल्क, मुझे वो बहुत पसंद है। और बाकी मुझे एनीवे साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत सारे डिशेस के नाम नहीं पता, लेकिन मैंने कभी केरला फूड कुक करने का अटेम्प्ट नहीं किया है, करना चाहूंगी, जरूर करना चाहूंगी। शायद मैं इसके बाद वही वही चेक करूँ, क्योंकि मुझे मलयालम फिल्में बहुत पसंद है। और मुझे केरला एज अ अच्छा, स्टेट बहुत खूबसूरत लगता है। वहां का मुझे आर्ट फॉर्म्स, मार्शल आर्ट फॉर्म्स बहुत अच्छे लगते हैं, लोग बड़े अच्छे लगते हैं। तो आई एम श्योर खाना मैं इसके बाद फिर मैं भी जाती हूँ यूट्यूब पे और एक दो रेसिपीज चेक करती हूँ। थैंक यू संजय। तो अच्छा, आजकल पैन इंडिया फिल्म का बड़ा वो है, आप कभी ट्राई करती हैं कि आप साउथ में भी काम करें? वहां की फिल्में आजकल हर भाषा में रिलीज हो रही हैं। मैंने साउथ की फिल्में बहुत पहले की थी एक्चुअली, जब मैं कॉलेज में थी ना, तब मैंने तेलुगु में एक फिल्म की थी, कोत्ता बंगारू लोकम, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी। एंड दैट वाज लाइक जैसे सैराट हिट हुई थी ना, क्रिटिकल एंड म्यूजिकल एक्लेम, वैसी टाइप की हिट थी वो। और लेकिन उसके बाद मेरे कॉलेज, बिकॉज डिग्री का वो था, पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट अबाउट इट, तो और बॉम्बे में हम रहते थे, तो मेरा जाना आना बहुत कम होता था। और मुझे जब उस इंडस्ट्री को, मैंने बहुत फिल्में नहीं देखी, लैंग्वेज नहीं पता थी, तो मैंने दो चार फिल्में की हैं। बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत ही स्वीट अच्छे लोग हैं। तमिल में भी एक दो की थी, बट ऑफ लेट मैंने ना ट्राई किया है, ना कोई वैसे ऑफर्स आए हैं। यस, मलयालम फिल्म्स आई डेफिनेटली वांट टू डू। जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत बड़ी फास्ट फासिल फैन हूँ, मैं मलयालम फिल्म्स बहुत पसंद करती हूँ। और अभी कंतारा भी आई है, विच इज कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म है, तमिल एंड तेलुगु ऑफ कोर्स देयर। तो श्योर, अगर मुझे कोई वैसा स्क्रिप्ट पसंद आए, किरदार पसंद आए, लैंग्वेज तो मुझे लगता है कोई मतलब नहीं यार। आजकल हम इतने कोरियन फिल्में देखते हैं, ईरानियन, फ्रेंच फिल्में, मतलब फेस्टिवल्स में हम इतने सालों से देख रहे हैं। और आजकल तो काफी नॉर्मल पब्लिक ओटीटी आने के बाद सबटाइटल्स पढ़कर कोरियन ड्रामा देखते हैं, इटालियन फिल्म्स देखते हैं। मनी हाइस्ट स्पैनिश सीरीज थी, साउथ की फिल्में देखते हैं, या तो डबिंग या तो सबटाइटल्स के साथ। तो आई थिंक लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, ह्यूमन इमोशंस यूनिवर्सल है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप रो रहे हो तो रो रहे हो, अगर हाथ कटा है तो खून हर जगह लाल रंग का ही बहता है। तो आई थिंक उसमें कोई फर्क नहीं है। तो डेफिनेटली अगर कुछ वैसा ऑफर आएगा जो एक्साइटिंग लगेगा मुझे, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन ऑडियंस, मैं जरूर करूंगी। यार, लाल रंग से याद आया कि वो आजकल बेशर्म रंग बहुत चल रहा है और उस पर खूब कंट्रोवर्सी भी हो रही है। आप एक आर्टिस्ट के तौर पर इस कंट्रोवर्सी को देखते कैसे हो? मतलब कैसे, एक डायरेक्टर भी हैं आप, मल्टी मैं टैलेंटेड सच हैं, कहूँ, मैं सच, कैन आई से समथिंग ऑनेस्टली, मुझे, मैंने इसके बारे में एक दो जगह सिर्फ हेडलाइंस पढ़ी है, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो मुझे माफ करें इस क्वेश्चन से, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं तो बताऊं मैं कुछ आपको भी ऐसा, जानकारी? नहीं नहीं नहीं, रहने ही दीजिए, मैं बाद में पढ़ के इसमें किसी और तरह से चर्चा करेंगे। आज 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 माफ कीजिए। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल माफ करेंगे। तो मुझे एक सवाल ये भी पूछना था कि कोई एक्ट्रेस को लेकर आप कभी, क्योंकि आप लिख रही हैं, तो कभी सोचती हैं कि यार इस एक्ट्रेस को लेकर मैं कोई कहानी बुनूंगी और डायरेक्शन करूंगी, वो कौन सी एक्ट्रेस होगी बॉलीवुड की मैं, अपने अलावा? नहीं नहीं, वो अभी सोचा ही नहीं। अगर मैं कोई कहानी लिखूंगी जहां पर मुझे लगेगा किरदार बड़ा अच्छा है, मैं खुद को कास्ट करूंगी। वैसे मैंने सोचा ही नहीं किसी और को कास्ट करने के लिए। हालांकि इस फिल्म में कैरेक्टर और स्टोरी के हिसाब से देवर जरीना वाहब जी, जो अनुपम खेर खेर साहब के ऑपोजिट है। लेकिन अगर मुझे किसी को कास्ट करना हो तो मैं खुद को कास्ट करूंगी जी। सितार बजाती हैं तो म्यूजिक का अच्छा खासा आपको शौक है, और वो भी बहुत हाई लेवल का। तो मुझे ना 3 गाने बताइए फेवरेट। एक तो क्लासिकल में आप बता दो, और एक बॉलीवुड का कोई गाना, और एक पुराना गाना। तो ओके 3 फेवरेट। हाँ। ओके, तो मेरा फेवरेट राग बेस्ड अगर गाना हो, जो हम सबने सुना होगा लेकिन हमें पता नहीं वो कौन से राग पर है, तो होगा अलबेला, हम दिल दे चुके सनम का जो गाना है। वो एक मॉर्निंग राग है, राग भैरव, उस पे उसके ऊपर उस गाने को बनाया गया है।
और बहुत ही प्यारा गाना है। आई थिंक उससे अगर आप सुबह सुबह सुनेंगे, अलबेला सजन आयो रे, जो हम दिल दे चुके सनम में, बहुत सुंदर गाना है। ऐसे कई सारे राग बेस्ड गाने गाते जो हो हमें आप? नहीं पता होता। नहीं, मैं नहीं गाती, इसलिए तो सितार बजाती हूँ, गाना नहीं आता। तो कभी ट्राई किया? और मैंने आपको मल्टी टैलेंटेड कहा है, अब गाना सीख लो। मेरी मम्मी ने ट्राई किया था, मुझे रविंद्र संगीत हाँ हाँ के क्लासेस में ट्राई करवाया था, मैं भाग गई थी वहां से। सारे इतने अच्छे यार, से वो गा तो रहे थे, मैंने बनता बोला है यार, मम्मी 2 लाइन, मतलब वो उसको बिल्कुल नहीं, नहीं 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 संजय जी, सारे आपके सारे सब्सक्राइबर्स भाग जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इसीलिए मैंने सिंगिंग छोड़ के मैंने इंस्ट्रूमेंट उठाया कि म्यूजिक से जुड़े ही रहना है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करूंगी। तो वापस आते हैं आपके सवाल पे। पहला जो राग बेस था क्लासिकली, वो है अलबेला फ्रॉम हम दिल दे चुके सनम। दूसरा जो फेवरेट बॉलीवुड गाना होगा, मैं अभी 2-4 दिन से ना मैं गोविंदा जी के बहुत गाने सुन रही हूँ। तो एक है गोरिया चुराना मेरा जिया, वो मेरे हर पार्टी में बजता है। गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया, ओके। और तीसरा आपने बोला था पुराना गाना, तो एक मिस्टर एक्स इन बॉम्बे करके एक बहुत ही पुरानी फिल्म है, उसमें किशोर कुमार का एक गाना है, मेरे महबूब कयामत होगी। तो वो मेरा फेवरेट गाना है। और मुगले आजम का पूरा एल्बम है, कि मुगले आजम में किसी भी दिन किसी भी टाइम कभी भी सुन सकती हूँ। क्या बात है, वंडरफुल। तो अब बाकी सारी बातें तो हो चुकी हैं हमसे। कोई ऐसा सवाल, ऐसी बात जो आपको लगता है कि इस साल, अब 2022 की बात करें और ये बात रह गई मुझसे पूछनी है, आपको कहनी है और आपके दिल में है कहना, तो वो आप? नहीं नहीं, थैंक यू संजय फॉर एवरीथिंग। और मैं नवभारत टाइम्स के दर्शकों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इस साल मेरे सारे ही परफॉर्मेंसेस को इतना इनकरेज किया, इतना पसंद किया। और मैं हमेशा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं जितना कोशिश करती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, डीएम्स पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जितना हो सकता है मैं रिप्लाई करती हूँ। अगर नहीं भी करती हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि सब चेक करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मुझे समझ में आ जाता है जब कोई प्रोजेक्ट ऑडियंस पसंद करती है, और मैं थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि उनकी ऑडियंस, मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड मेरे ऑडियंस का फीडबैक होता है। किसी भी अवार्ड, किसी भी ट्रॉफी से बड़ा ऑडियंस फीडबैक होता है मेरे लिए। तो सबको थैंक यू। और आई थिंक हम दोबारा, इंडिया के लॉकडाउन के बाद हम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और फाइनली बिना मास्क के घूम रहे हैं। बट प्लीज स्टिल टेक प्रिकॉशंस, और जब भी हो सके तो अपने प्रिकॉशंस, मतलब ध्यान रखिए अपना।